Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative video on the topic of periodic classification of elements in chemistry for Class X Science. This enlightening tutorial aims to simplify the concept and enhance the understanding of students in this crucial subject. The video begins by introducing the periodic table and its significance in organizing various elements systematically. It dives into the historical development of the periodic table, highlighting the contributions of scientists like Mendeleev and Moseley. Exploring the periodic trends, the tutorial explains concepts such as atomic number, mass number, and valency. It sheds light on the periodicity observed in properties such as atomic size, electronegativity, and ionization energy across periods and groups. To aid comprehension, the video employs clear visual aids and examples, making it easier for students to grasp the concepts. It delves into the classification of elements into metals, nonmetals, and metalloids, elucidating their unique characteristics and chemical reactions. Furthermore, the tutorial elucidates the formation and implications of periodic trends, emphasizing the importance of periodic classification in predicting the properties and reactivity of elements. Overall, Ignited Minds Tutorials video on periodic classification of elements in chemistry for Class X Science is a comprehensive and insightful resource. IT empowers students with a solid foundation in the subject, fostering their curiosity and igniting their minds for further exploration. In the world of chemistry, दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स बेसिकली आपके जो होते हैं उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? व्हाट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन? बता सकता है कोई वैसा क्लासिफिकेशन? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? जैसे अगर आप देखोगे, अगर स्कूल है तो स्कूल में भाई साहब 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को अलग बिठाया जाएगा, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को अलग, 9th के अलग और 10th को अलग अलग भाई साहब, है ना, रूम्स में बैठाए जाएंगे, अलग अलग टीचर्स होंगे इनके लिए। तो ये अलग अलग क्लासेस होंगे तभी ये ठीक से हो पाएगा। जैसे ऊपर एक स्कूल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस ऊपर वाले स्कूल में 10th को और 8th को और 7th को और 6th को एक ही रूम में बैठा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्रिएट होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कौन किसको पढ़ा रहा है और क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए एलिमेंट्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं क्योंकि हमको मालूम है, देखिए 7th का सिलेबस क्या है तो 7th के सिलेबस के हिसाब से, 10th का सिलेबस क्या है तो 10th के सिलेबस के हिसाब से। ये आपका एक प्रॉपर स्टडी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमने सबको मिक्स कर दिया तो कौन आके किसको क्या पढ़ा रहा है ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इन द सेम वे वी हैव टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। हम जैसे जैसे खोजबीन होती जाती है, तो पहले हमने भाई साहब डिस्कवर किया, अरे 4 एलिमेंट मिल गए, 5 एलिमेंट मिल गए, 10 एलिमेंट मिल गए, ऐसे भाई साहब एलिमेंट्स मिलते रहे, फिर 30 मिल गए, फिर ऐसे करते करते आज की तारीख में मोर देन 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी हर एक एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं? क्या हर एक एलिमेंट को केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं क्या दे कैन सिग्निफिकेंटली क्लासीफाई कि ये होगा? नहीं। लेकिन अगर हम क्लासीफाई कर दें एलिमेंट्स के सिमिलैरिटी के हिसाब से, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम भाई साहब, अच्छा चलिए इस क्लास में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, इनकी लगभग ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा, या ये भाई साहब इस केमिकल के साथ, इस एसिड के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, बेस के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, वाटर के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, इनको हीट करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि लगभग ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। एक पर्टिकुलर टेबल में हमको दिख रहा है कि इन एलिमेंट्स का लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग सेम तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लगभग सेम तरीके से किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लगभग सेम तरीके से किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? क्लासिफिकेशन। तो हम एक प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका चुनाव करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे आप देखो ऐसे कपड़े हैं, इसमें बेडशीट भी घुसेड़ दिया आपने, इसमें भाई साहब मैट भी डाल दिया, इसमें भाई साहब शर्ट पैंट लेडीज गारमेंट सब कुछ डाल दिया इसमें। अभी अगर आपको ऐसा एक दुकान है और आपको किसी कस्टमर के लिए कोई कपड़े दिखाने हैं, सो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल रहेगा। लाट में से भाई साहब निकाल रहे हो आप, ठीक है। सो यू डोंट नो व्हाट इज प्लेस्ड वेयर। अगर आप प्रॉपर गारमेंट के शॉप में जाओगे तो जेंट्स के देखिए जैसे जीन्स एक तरफ रहेंगे, फिर टी शर्ट एक तरफ रहेंगे, लेडीज़ के भाई साहब सलवार कमीज़ वगैरह जो भी है, लेडीज़ के जीन्स अलग तरह के रहेंगे। सो दैट इज़ हाउ मतलब
जो भी कस्टमर आएगा उससे हम वहाँ से निकाल कर उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ा ही विदाउट क्लासिफिकेशन आपने ऐसे डाल दिया इसको, सो दिस बिकम्स अ वेरी इनकन्वीनियंट वे ऑफ पुलिंग एंड शोइंग टू कस्टमर्स। आप अगर प्रॉपर इस तरीके का देखो मॉल्स में रखेंगे तो चॉइस करना कस्टमर के लिए भी आसान होगा और दुकानदार के लिए भी दिखाना आसान होगा, ठीक है, ओके। So this is an ideal way. Why? Because systematic arrangement of clothes have been done, so shopping becomes easy. तो आपका शॉपिंग बेसिकली ईजी हो जाता है। इसी तरह से बुक्स हैं, देखो अगर बुक्स को आपने चेतर बेतर करके रखा है ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे कौन सी बुक चाहिए तो आप फटाक से उसको निकाल सकते हैं, प्रॉपर सेक्शन वाइज निकाल करके, ठीक है। फ्रॉम वेयर वुड यू गेट द रिक्वायर्ड बुक ईजिली, ऑब्वियसली दिस वे, ठीक है। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स हैव बीन डन इन द फर्स्ट केस, हेयर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज एब्सेंट, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जहाँ पे भी है, तो ये देखिए आपका पीरियोडिक टेबल है, दिस हैपेंस टू बी योर पीरियोडिक टेबल। ये आपका सारे एलिमेंट्स हैं, देखो हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऊपर हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअली इतने एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इसको डालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर में नहीं आएगा, A4 साइज़ में तो फिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, और अगर हम इनको फिट करने जाएं तो इतने लेटर्स छोटे हो जाएंगे कि दिखेंगे नहीं नॉर्मल आई में, ठीक है। तो इसीलिए हम इन दोनों को अलग से लेते हैं, इसको हम लैटिनाइट सीरीज़ बोलते हैं और इसको हम एसिटिनाइट सीरीज़ बोलते हैं। सो दीज सीरीज़ आर प्लेस्ड डाउनवर्ड्स इन द पीरियोडिक टेबल, अलग से दिखाते हैं, हालांकि इनकी पोजीशन यही है, ठीक है, इट्स इन द सेम पोजीशन, हाउएवर इट इज़ रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली, ठीक है। ये आपके भाई साहब दीज आर वर्टिकल कॉलम्स एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये हो गए हॉरिजॉन्टल जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो आपके वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। सो द एंटायर क्लासिफिकेशन हैज़ बीन इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो प्रॉपर आप देख सकते हो। अच्छा चलिए, ये वाले ग्रुप के जो आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एक तरीके से बिहेव करेंगे, ये वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एक तरीके से बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, ये एक तरीके से बिहेव करेंगे, इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपके ये हो जाएंगे कार्बन ग्रुप हो गया भाई साहब, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग, तो आपका ये हो गया हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन फैमिली हो गए। सो इस तरह से हर एक ग्रुप में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे सजाए हुए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। प्रॉपर्टीज़ मतलब एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बेस के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वाटर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इनको हीट करने पे कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। The most fundamental matter in chemistry are known as element. An element is a type of matter composed of only one kind of substance, ठीक है। Initially scientists discovered, तो scientists ने discover किया था elements like gold, silver, carbon, sulfur, iron and copper। तो scientists लोगों ने ये सब discover किया था भाई साहब, ठीक है। They classified them as metals and non-metals। तो ये metals और non-metals में classify हुए हैं। Copper, silver, iron ये हो गया कार्बन या कोल, ठीक है, ओके। गोल्ड और सल्फर हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका सिलिकॉन, ठीक है, ओके। Some elements showed properties of both metals and non-metals which are known as metalloids। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों भी दिखाते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये सारे आपके टुडे देयर आर 119 एलिमेंट्स। आज की तारीख में भाई साहब 119 एलिमेंट्स हैं और यही फाइनल नहीं है, एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। सो मोर एंड मोर एलिमेंट्स आर गेटिंग डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके एलिमेंट्स हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इनका हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली इनको चैनलाइज करेंगे तो भाई साहब इस ग्रुप के ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके ये प्रॉपर्टीज़ लगभग औसताना होंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वाटर के साथ ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, सबके सब एसिड के साथ लगभग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, कोई कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देयर वॉज अ नीड ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। तो हमने जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, देयर वॉज अ नीड ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स टू मेक द स्टडी ईजी। तो ये एक नीड अराइज हुई। लेट्स स्टडी एफर्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन द चैप्टर, ठीक है, ओके। तो पहला है आपका भाई साहब डोवेनियर्स लॉज ऑफ ट्राइब्स।
लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर्स लॉज ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। तो पहला है आपका डोबेनियर लॉज ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो थे, ठीक है, ही वाज बेसिकली द रियल जर्नी ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1808। इन्होंने पहली बार बोला कि भाई साहब एटम से बना हुआ है एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है तो अपने एक एटम से बना हुआ है, और एटम जो है तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही प्रपोज द एटॉमिक थियरी। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थियरी एवरी एटम हैज मास, हर एक एटम का एक मास होता है। सो ही सेड एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम। तो हर एक एलिमेंट एक एटम से बना हुआ है, ठीक है। हर एक एलिमेंट एक एटम से बना होता है, तो एटॉमिक मास जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और आप देखोगे इसके बाद आप पढ़ोगे डोबेनियर, उसके बाद आप पढ़ोगे न्यूलैंड, उसके बाद आप पढ़ोगे मेंडलीव। इन सब से एक गलती हो गई, सबने सोचा कि एटॉमिक मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक्चुअली में एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास नहीं, ठीक है। सब ने एटम्स को अरेंज करने की कोशिश की है एटॉमिक मास के बेसिस पे। एवरीबडी ट्राइड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और यही गलती सब लोग करते गए, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आज की तारीख में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी समझ लो। मैं बोल रहा हूँ सोडियम को अपन ऐसे लिखते हैं, देखो 1123। तो ये वाला पार्ट क्या है भाई साहब, ये वाला पार्ट है एटॉमिक मास, ठीक है। दिस इज बेसिकली एटॉमिक मास, और ये वाला पार्ट है एटॉमिक नंबर। ये 11 मतलब क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका सोडियम, ठीक है। 23, ये 23 भाई साहब क्या है आपका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 23 हो गया एटॉमिक मास नंबर, तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। और आपका ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थियरी एवरी एटम हैज मास, सो ही सेड एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम, जो गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी नॉट एटॉमिक मास। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, एटॉमिक मास नहीं है भाई साहब फंडामेंटल प्रॉपर्टी। John Walk Devenier, in earlier attempts, the elements were classified on the basis of their properties. All the elements having similar properties were put in one group called a family. ठीक है, तो try to classify the elements for the first time based on the atomic theory given by John. तो ये आपका डोबेनियर का पहला क्लासिफिकेशन था, ठीक है। इन्होंने क्या बनाए भाई साहब, तिकड़ियाँ बनाई, ट्राइड्स बोलते हैं हम, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट्स, तभी उतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे उन्होंने इनकी तिकड़ियाँ बना दी। तिकड़ियाँ मतलब ट्रिपल ग्रुप्स, ठीक है। अरे ये 3 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम दिख रहा है, चलो इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। अरे ये 3 एलिमेंट्स का सेम दिख रहा है, चलो इनको ग्रुप में डाल देते हैं। तो ही मेड ट्राइड्स। इन अर्लियर अटेम्प्ट्स द एलिमेंट्स वे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो पहले जो हमने अटेम्प्ट किए हैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की या विभाजित करने की, उसमें हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी फिर भी सही है, लेकिन एटॉमिक मास में हम बार बार गलतियां करते रहे, ठीक है। डोबेनियर के बाद न्यूलैंड आएंगे, इन्होंने भी यही गलती की। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आएंगे, इन्होंने भी यही गलती की। और फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस गलती को हमने रेक्टिफाई किया और इसको बेसिकली एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। ओके, सो इन अर्लियर अटेम्प्ट्स द एलिमेंट्स वे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. All the elements having similar properties were put in one group called a family. So Dobenier was the first person who tried to classify the elements for the first time based on the atomic theory given by Dalton. The Dobenier's laws of triads. He arranged chemically similar elements in the increasing order of their atomic masses. तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, ये गलती है बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करना चालू कर दिया, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 3। तो इसी ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइड्स, ठीक है। दीज वेर नोन एज ट्राइड्स, ग्रुप ऑफ 3 नोन एज डोबेनियर्स ट्राइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर एलिमेंट्स देखोगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको ट्राइड कर दिया भाई साहब, ठीक है, आर सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज एलिमेंट्स, अगर आप देखोगे इसमें प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी क्या है, सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। All of them react with water to form alkalis and hydrogen gas. सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, एल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। All of them have a valency of 1.
तो सपोजिटली अगर आप लिथियम को लोगे तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो अगर आप देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2 और 1, पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है। सोडियम अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 11, तो 11 के हिसाब से ये हो गया 2, 8 और 1, यहाँ पे भी भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका वैलेंसी हो गया 1, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब पोटेशियम का भाई साहब है 19, तो इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगेन देखो वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब 1, ठीक है। अगेन द वैलेंसी इज हाउ मच पीपलम 1, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है भाई साहब, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 1, ठीक है। ओके, अगर हम एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास ये जोड़ा कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना आ रहा है देखो 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39। अभी इनको तुम ऐड करो अगर 39 प्लस 6.9 और इसका एवरेज निकाल लो तो कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे 0.9, 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10। इसको अगर तुम डिवाइड करो, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, 39 इतना कैसे होगा, 39 प्लस 6.9 ये हो गया 0.9, 39 प्लस 6 45, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 22 2 ज़ा 44 और 2 9 ज़ा 18, 22.9 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया बोलो 23। तो ये देखो ये 23 आ गया। मतलब अगर आप तिकड़ियाँ बना रहे हैं, तिकड़ियों में जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। तो पहले तो आप तिकड़ियाँ बना रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को देखकर, इन तिकड़ियों को बनाने के बाद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन एलिमेंट्स को सजा लीजिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनको ऐड कीजिए और उनका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालना मतलब 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको मिडिल वाला एलिमेंट अपने एटॉमिक मास के साथ मिल जाएगा। यू विल गेट द मिडिल एलिमेंट अलॉन्ग विथ इट्स एटॉमिक मास। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो यू विल गेट द मिडिल एलिमेंट अलॉन्ग विथ इट्स एटॉमिक मास। Then he calculated the mean of atomic masses of the first and the last element of the triad. तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐड किया भाई साहब, जैसे 6.9 प्लस 39 किया तो कितना आ गया 45.9 by 2, दैट इज 22.95। द मीन वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो ये एटॉमिक मास किसका हो गया भाई साहब, मिडिल एलिमेंट का, ठीक है 23, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज एज फॉलोज, इन अ ट्राइड एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज, ठीक है। सो द मिडिल एलिमेंट विल हैव एन एटॉमिक मास दैट विल बी द एवरेज ऑफ द 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, तो एलिमेंट्स आपके जैसे क्या क्या हैं देखो, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। सबके सब भाई साहब क्या हैं, मेटल्स हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर मतलब ये क्या करेंगे भाई साहब, रेड को ब्लू या ब्लू को रेड। एसिड क्या करता है, रेड को ब्लू क्या ब्लू को रेड। लिटमस लिटमस एक्शन क्या हो जाएगा एसिड का, ब्लू टू रेड। तो आपका भाई साहब बेस का क्या होगा, रेड टू ब्लू, ठीक है। तो अल्कलाइन जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। अगर आप देखोगे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है देखो 20 है। तो 20 को अगर मैं अरेंज करूं 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18 और ये 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। इसी तरह से स्ट्रोंटियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। इसी तरह से बेरियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। एटॉमिक मास 40.1, 87.6, 137.3 अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। देन ही कैलकुलेटेड द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मीन एटॉमिक मास अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ गया कितना आपका 88.7। द मीन वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट के बराबर हो गया। हेंस दिस ट्राइड फॉलोड द लॉ। तो आपका भाई साहब एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एटॉमिक मास ये हो गया भाई साहब 14, 31 एंड 74.9। तो यहाँ पे आपका एटॉमिक मास कितना आ गया 88.9, 44.45। हेंस दिस ट्राइड डज नॉट फॉलो द लॉ, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लॉ फॉलो हो रहा है और कहीं कहीं पे नहीं। जैसे अगर देखोगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को अगर हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाते हैं
और इसको अगर ऐड करते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं तो 44.45 आ रहा है, लेकिन इस बीच वाले का एटॉमिक मास कितना दिख रहा है 31। तो ये लॉ आपका वायलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? तो डोबेनियस ट्राइड्स जो हैं, ये तिकड़ियाँ बनाई उन्होंने, कुछ एलिमेंट्स के लिए ये काम किया, कुछ एलिमेंट्स के लिए काम नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे देयर वर सम फेलियर्स। तो आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम अप्रोक्सीमेट देखो, यहाँ पे कितना आया 88.7 और तुम्हारा यहाँ पे कितना है 87.6, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इसको अपन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, दे आर केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। ये केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हैं। इनको अगर हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाया, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास है 14, इसका 31 और इसका 74.9। अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमको ये नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग दिस। ठीक है, तो इसका मतलब भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, देन ही कैलकुलेटेड द मीन्स ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ट्राइड। तो यहाँ पे जब एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 44.45। Limitations of Dobinier's layers of triads. Dobinier could identify only few triads from the elements known at that time. Other triads did not obey Dobinier's rules. Hence the system of triads was not useful. तो ये भाई साहब आपका यूजफुल नहीं था। ठीक है, ओनली, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोबेनियर ने उस टाइम पे जितनी भी तिकड़ियाँ लगाई, ठीक है, वो कुछ ही थे। Only some elements actually followed his triad rule. The other elements failed to follow his triad rule. क्योंकि जब वो एवरेज निकाल रहे हैं, पहले तो प्रॉपर्टीज़ के सिमिलैरिटी पे उन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब इनको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया तो पहला और लास्ट एलिमेंट को ऐड करके जब उसका एवरेज निकालने की कोशिश की तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया, लेकिन ये बीच वाले एटॉमिक मास का आना हर के साथ काम नहीं किया, तो दैट वाज हिज फेलियर। ये हो गया इसका लिमिटेशन। बहुत ज़रूरी है कि सारे के आप डिस्कवरीज भी पढ़ें, क्या कॉन्सेप्ट था वो भी पढ़ें और लिमिटेशन क्या था। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन ही अगले चीज़ का आपका रीज़न हो जाता है डिस्कवरी का। ये सुषमा पाटिल तो खुला हुआ है और देखो रेड ड्रेस पहन के जा रहे हैं, मालूम है ना, बंद है, जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं। Okay, Dominier could identify only a few triads from the elements known at that time. Other triads did not obey Dominier's rule. जब भी स्कूल बंद होता है बारिश भी बंद हो जाती है ना। Dominier's rules. Hence the system, तो बारिश को बंद करवाना हो तो स्कूल बंद करवा दो भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, so it basically failed. It failed. Okay. So that was the reason for the failure of Dominier's triads. अरे यार, घुमा के आप या हमारे चैप्टर में इतना घुमा के ये क्यों पढ़ रहे? जो सक्सेस हुआ उसी को पढ़ लो ना, इतने सारे फेलियर्स को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? वाई, चलिए डोबेनियर फेल हो गए, उसके बाद आए भाई साहब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो भी फेल हो गए, फिर मेंडलीव आए, फिर वो भी फेल हो गए, और सब में आप पढ़ोगे लिमिटेशंस क्या था या डिमेरिट्स क्या था। उसके बाद आप एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। तो वाई आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फेलियर्स? माइट एज वेल अंडरस्टैंड वन सक्सेसफुल अटेम्प्ट एंड क्लोज इट। तो रीज़न इज़ कि भाई साहब आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए इन सब से गुजरना पड़ेगा। क्यों फेलियर हुआ इसको अंडरस्टैंड करके ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कल फेलियर हो जाए। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं हो सकता है वो कल फेलियर हो जाए। साइंस ऐसा ही भाई साहब, साइंस इवॉल्व होता है। ठीक है, जो चीज़ें आप आज पढ़ रहे हैं हो सकता है वो कल फेलियर हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ वन रीज़न। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ फेलियर्स in order to understand what is the success that is achieved in a particular topic or module of science. ठीक है, तो इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो डोबेनियर का ट्रायड कहाँ पे फेल हो रहा है भाई साहब? जैसे जैसे और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और हम तिकड़ियाँ बनाते गए तो हमको जो एवरेज एटॉमिक मास मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजा कर देखा और उनके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी को देखकर हमने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाने के बावजूद भी हमारा जो बीच का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है इन दोनों का एवरेज नहीं मिला। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें होने लगी। अभी आए भाई साहब न्यूलैंड्स। ठीक है, सो ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ डोबेनियर्स ट्राइड्स। डोबेनियर्स ट्राइड मतलब तिकड़ी। The next attempt to classify elements was done in the year of 1864 and that was done by this time। अभी देखो डोबेनियर के टाइम पे उतने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे,
लेकिन जब तक न्यूलैंड आए तब तक 56 एलिमेंट्स वेर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ठीक है, वेर डिस्कवर्ड। न्यूलैंड अरेंज्ड ऑल दीज एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, फिर वही गलती, ठीक है, एटॉमिक मासेस में इन्होंने अरेंज करना चालू किया, ठीक है। तो ये देखो भाई साहब एलिमेंट सिंबल्स, हाइड्रोजन, इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये इस तरह से ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे इनको इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डिस्कवर किया, अरेंज किया, ठीक है। इन्होंने कैसे सजाया इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ऑक्टेव मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होता है ऑक्टेव। 8 सुर बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये इनका लॉ। तो इनके हिसाब से जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर हो जाता है, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करने लगती है। सारे गामा पादा नी सा, ठीक है। तो ये आपके ऑक्टेव्स हो गए। तो सा से स्टार्ट करते हैं, रे गा मा पा दा नी सा, फिर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से वो सा रे गा, ये रिपीट हो रहा है, रे भी गा भी, ये सब जितने भी हैं वो हर 8वें सुर में आपका वो रिपीट होता है। सा भी आपका 8वीं बार रिपीट होगा, रे भी आपके 8वें बार रिपीट होगा। ऐसे आप क्रॉस करते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को भी इन्होंने सजाया, ठीक है। सो इन्होंने देखा कि भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया तो इन्होंने देखा कि भाई साहब ही स्टडीड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो इन्होंने स्टडी किया इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चा बाड़ी? जैसे डेंसिटी कितना है, ठीक है, भाई साहब इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, या इसका मास कितना है, इसका कलर क्या है, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसका टेस्ट क्या है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसका एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। ऑल दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब अगर हमने हाइड्रोजन ऐसे सजा दिया, he found that the properties of fluorine are similar to that of hydrogen। अभी देखो यहाँ पे अपन ने 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8वें एलिमेंट को देख रहे हो यहाँ पे भाई साहब। ये देखो यहाँ तक अपन ने क्या किया, 7 एलिमेंट्स को सजाया। 8वें एलिमेंट को हम डायरेक्टली इसके नीचे सा रे गा मा पा दा नी सा, रे गा मा पा दा नी सा, ऐसा, ठीक है। तो अभी अगर इस ग्रुप को अपन इसके नीचे लाएंगे, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन को सजा दिया हमने, सा रे गा मा पा दा नी और ये सा, मतलब अभी जो फ्लोरीन है ये इसके नीचे आएगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में आपको क्या मिल रहा है, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है। लिथियम और सोडियम में आपको सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है। ऐसे उन्होंने 8 के ग्रुप बनाए, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन वेर सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो ही प्लेस्ड इट बिलो हाइड्रोजन। तो इन्होंने भाई साहब कहाँ पे प्लेस किया, बिलो हाइड्रोजन। ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट, सो ही केप्ट सिमिलर एलिमेंट्स वन बिलो द अदर। ऐसे भाई साहब ये सजाते गए और इसीलिए इस लॉ का नाम क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। ही कंपेयर दिस टू म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स आपका होता है, देखो सारे गामा पादा नी सा। तो जैसे म्यूजिकल नोट्स जो है वो आपके इंडियन सिस्टम में हो या आपके वेस्टर्न सिस्टम में हो, दे आर द सेम, ठीक है। तो ये आपके म्यूजिकल नोट्स में उन्होंने कंपेयर किया भाई साहब, सा रे गा मा पादा नी सा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। वेस्टर्न में हम ऐसे बोलते हैं, डो रे मी फा सो ला टी, ये आपका भाई साहब वेस्टर्न में हम बोलते हैं। इंडियन सिस्टम में हम सारे गामा पादा नी सा बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये लॉ क्या बोलता है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर से वही गलती देखो, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एलिमेंट्स को जब आपने अरेंज किया है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। फीचर्स ऑफ न्यूलैंड्स टेबल्स। न्यूलैंड उनके टाइम पे भाई साहब कितने एलिमेंट्स थे भाई साहब, 56 एलिमेंट्स थे। तो जितने 56 एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने सजाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गए। कहाँ पे, लिमिटेशंस हो रहे। देखो कैल्शियम, एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस सेम। कैल्शियम के बाद कैल्शियम का नंबर है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास है भाई साहब आपका 40, उसके बाद अरेंज नहीं हो रहे भाई साहब ये, ठीक है, दे आर नॉट गेटिंग अरेंज। सो आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिडंट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो भाई साहब ये अरेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अभी क्या हो गया भाई साहब आपका, 2 एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स।
तो आपके भाई साहब क्या किया इन्होंने, देखो कहीं कहीं पे दो एलिमेंट्स को इन्होंने सेम बॉक्स में डाल दिया, ये दो एलिमेंट्स को सेम बॉक्स में डाल दिया, टू एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस इन द सेम बॉक्स, ठीक है। ओके, सो ऐसा वो करने लगे, दैट इज व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, ठीक है। ओके, सो ही डिडंट एक्सप्लेन व्हाई टू एलिमेंट्स वेर केप्ट टुगेदर, कैसे भाई साहब दो एलिमेंट्स आपके सेम है। आयरन एलिमेंट, आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो आयरन जो है बहुत दूर रखा गया इसको, ठीक है। आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैसेस बिकॉज दे वर नॉट येट डिस्कवर्ड। ये भाई साहब इनर्ट गैस को नहीं रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इनर्ट गैस को अपन ने डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है। ओके, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, तो इन्होंने भाई साहब ये रशियन केमिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, आफ्टर द फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का फेलियर होने के बाद द नेक्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज डन इन द ईयर 1869। तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ था भाई साहब 1869 में, ठीक है। Called as father of classification, he is known as father of classification. He also arranged elements according to their atomic masses. तो इन्होंने भी elements को as per their atomic masses arrange किया। Most important contributor in classification of element, Mendeleev knew 63 elements. He classified elements on the basis of their atomic masses. तो उन्होंने elements को classify कैसे किया, on the basis of their atomic masses and studied their physical and chemical properties, और इनकी physical और chemical properties को इन्होंने अच्छे से study किया। Mendeleev took the formula of the oxides and hydrides formed by the elements as the basic property of elements for their classification in the form of periodic table। तो मेंडलीव ने क्या किया भाई साहब, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का, ठीक है। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स एज द बेसिक प्रॉपर्टी। तो इन्होंने मेंडलीव, तो देखिए एक का फेलियर दूसरे का सक्सेस का कारण बनता है, ठीक है। तो जो आपके डोबेनियस ट्राइड्स में फेलियर था वही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में सक्सेस बना, क्योंकि इन्होंने 3 की तिकड़ियाँ बनाई थी, इन्होंने 8 बनाए, है ना, 7 एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इनका जो फेलियर हुआ न्यूलैंड का, वही भाई साहब मेंडलीव का सक्सेस बन गया। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव बाय द टाइम हैज नोन 63 एलिमेंट्स, इनके टाइम तक भाई साहब 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे। ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, फिर से वही गलती देखो, एटॉमिक मास, ठीक है। एंड स्टडीड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इन्होंने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली स्टडी की। मेंडलीव टुक द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड द हाइड्राइड्स, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया भाई साहब, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिए, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिए। समझ में आ रहा है भाई साहब, जैसे अगर मैं बोलूँ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ठीक है, NaH2, ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स, ये सोडियम हाइड्राइड हो गया। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिए और इनका भाई साहब केमिकल कॉम्पोजिशन देखा, ठीक है। द एलिमेंट्स एज द बेसिक प्रॉपर्टी, तो बेसिक प्रॉपर्टी मेंडलीव ने क्या ली, जितने भी एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिए, ठीक है। So Mendeleev took the formula of the oxides and the hydrides formed by the elements as the basic property of elements for their classification in the form of periodic table. He arranged elements horizontally if they are dissimilar and vertically if they were similar in their chemical properties, ठीक है। तो उन्होंने भाई साहब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आपने देखो ऐसे अरेंज किया। आफ्टर कैल्शियम द नोन एलिमेंट वॉज टाइटेनियम बट इट वॉज नॉट सिमिलर टू एल्यूमिनियम। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब कैल्शियम के बाद एटॉमिक मास के हिसाब से जो एलिमेंट आता है वो है टाइटेनियम, लेकिन टाइटेनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन और एल्यूमिनियम से नहीं मिलती है। ये फंस गए वो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन फंसा था, न्यूलैंड भी फंसे थे कैल्शियम के बाद, ठीक है। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट आता है उसका नाम है टाइटेनियम, ठीक है, बट इट वाज नॉट सिमिलर टू एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के सिमिलर नहीं था, ना ही बोरॉन के सिमिलर था। अब ये कहाँ इसको प्लेस करें प्रॉपर्टी वाइज, और प्रॉपर्टी कौन सी थी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी ये स्टडी कर रहे थे। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ये स्टडी करते गए। तो इन्होंने देखा भाई साहब ये नहीं है, हेंस ही लेफ्ट अ वेकेंट स्पेस, तो वेकेंट स्पेस डाल दिया इन्होंने, ठीक है। फिर टाइटेनियम को इधर प्लेस किया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। अभी सिंस फॉर्मूला ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज सेम, मेनली प्लेस देम इन द सेम ग्रुप। इन सब के भाई साहब
ऑक्साइड जो थे वो सेम थे, ठीक है, तो फॉर्मूला भी सेम था। जैसे अगर आप देखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है BeO और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी CaO है। सबके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले सेम है। Since the formula of these oxides is same, Mendeleev placed all of them in the same group. इनको सबको सेम ग्रुप में डाल दिया। Formula for beryllium oxide is BeO, formula for magnesium oxide is MgO and formula for calcium oxide is CaO। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है बच्चा बाड़ी? तो कैल्शियम का भाई साहब जो एटॉमिक नंबर है वो है 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, तो आपका भाई साहब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CaO। इसी तरह से बेरिलियम ऑक्साइड ये भी 2 और 2 है, तो ये भी भाई साहब 1:1 हो गया, तो ये हो गया बेरिलियम ऑक्साइड। और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, ये 2 और 2 है, तो ये भाई साहब 1 और 1 हो गया, तो ये हो गया आपका MgO। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, और इसके बेसिस पे उन्होंने कौन सा लॉ बनाया? पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जितने भी आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, दे आर अ फंक्शन ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है? जो रिपीट होता हो, ठीक है। तो हर इंटरवल के बाद जो रिपीट होता हो उसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। जैसे आपका घड़ी देखिए, आपकी घड़ी की जो सुई है, ठीक है, सेकंड्स की एक सुई है, आवर्स की एक सुई है और मिनट्स की एक सुई है। तो अगर आवर की आप सुई देखेंगे तो समझ लो अगर अभी 2 बज रहे हैं तो ये फिर से 24 घंटे बाद एक बार 2 बजेगा, या 12 घंटे बाद एक बार फिर से ये कांटा यहाँ पे आएगा। वैसे इसका भी पीरियोडिक फंक्शन क्या है? समझ लो अभी भाई साहब ये 12 पे है, तो 12 पे ये बार फिर से कभी आएगा? 1 घंटे बाद फिर से 12 पे आ जाएगा, है ना। इस तरह से सेकंड्स का भी, तो हर एक का बेसिक एक पीरियोडिक फंक्शन है, कितने टाइम बाद वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, तो दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर है यार? ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अर्लियर स्टेजेस में स्टडी करने की कोशिश की। हर एक ने एक ही गलती की। क्या बहुत ठंडी लग रही है क्या तेरे को? एकदम ऐसे करके क्यों बैठा हुआ है? नहीं बैठ, ठंडी लग रही है क्या? बंद कर दूँ मंगाऊंगा, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये एटॉमिक मासेस सबने कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश की? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है। यही गलती बार बार रिपीट होती गई। गलतियों में कुछ सुधार हुई, ठीक है। जैसे आपके डोबेनियर स्टैट्स में उन्होंने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टी देखी और बीच वाला जो है वो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास होगा, ये देखा, ठीक है। आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में एक मॉडिफिकेशन क्या कर दी कि तिकड़ी ना बना के ऑक्टेव्स बना दिए, ठीक है। और वही सेम चीज, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास को तो कंसिडरेशन में लिया, साथ ही साथ क्या कंसिडरेशन में लिया? आपके बताइए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी को भी कंसिडरेशन में लिया, ठीक है, ओके। तो कहीं कहीं पे इन्होंने जैसे देखो टाइटेनियम को उसको एल्यूमिनियम के नीचे प्लेस नहीं किया, उसको धक्का मार के उधर कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम की प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं हो रही थी, तो उस ग्रुप में नहीं डाला, उसके आगे वाले में खिसका दिया इसने। ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया। तो ये एटॉमिक मास में इन्होंने अरेंजमेंट्स किए। फिनोमिना विच इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। दैट इज जैसे सनराइज और सनसेट, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, हर सनराइज के बाद सनसेट, ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। तो रिपीटेड फंक्शन जो होता है, एनी रेपिटेटिव फंक्शन इज नोन एज पीरियोडिक, ठीक है। The tabular arrangement of the elements based on the periodic law is called Mendeleev's periodic table. तो ये जो tabular arrangement है elements का, ठीक है, based on the periodic law is called Mendeleev's periodic table. Horizontal rows in the periodic table are known as periods and vertical columns are known as groups. तो ये भाई साहब हो गए आपके groups. These are basically groups and these are known as periods, ठीक है, these are known as periods, ठीक है। There are 8 groups numbered from 1 to 8. Groups 1 to 7 are further divided into A and B groups. तो 1 to 7 को भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कैसे? A and B सब ग्रुप्स में, ठीक है। तो there are 8 groups, okay. Main features of Mendeleev's periodic table क्या क्या है भाई साहब आपके मेन फीचर्स? The horizontal rows in the periodic table are known as periods. तो ये horizontal rows हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? periods, ठीक है। देर आर 7 पीरियड्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपको 7 पीरियड्स मिलेंगे। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, शो रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो रेगुलरली ये भाई साहब इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं।
मतलब आपकी मास बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें जो है रेगुलर ग्रेडेशन। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके प्रॉपर्टीज़ में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, यू विल सी एन इंक्रीज इन द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो यू विल सी रेगुलर ग्रेडेशन, ठीक है। मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। तो as we go from left to right you will see a slow variation in the properties of elements from metals to non-metals. Vertical columns in the periodic table are called groups. There are 8 groups numbered from 1 to 8. Groups 1 to 7 are further divided into A and B subgroups. तो groups 1 to 7 भाई साहब हम इसको फिर से सब डिवाइड कर रहे हैं A and B subgroups, ठीक है। Merits of Mendeleev's periodic table. Mendeleev was the first who successfully classified all known elements, kept vacant spaces for elements yet to be discovered, also predicted properties of these elements. They were named as Eka-boron. तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने ना देख रहे थे उनको कि एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे डिस्कवर होते जा रहे हैं उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए आज नहीं तो कल एलिमेंट्स डिस्कवर हो गई, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ना ग्रुप्स में अगर इनको एलिमेंट्स नहीं मिल रहे तो इन्होंने खाली रखा और खाली रखने के उधर इन्होंने भर दिया एका-बोरॉन, ऐसे भर दिया। जैसे आपने देखा कि एका-बोरॉन, ठीक है, इसी तरह से एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ग्रुप के डाल दिया एका-बोरॉन, ठीक है। एका मीन्स ऑल्टरनेट, मतलब अभी तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, हमने इसको खाली रखा है इस ग्रुप को, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट इन नियर फ्यूचर डिस्कवर हो ही जाएगा, तो तब तक के लिए हम इसको खाली रखते हैं। that is how he placed the elements. So he kept some groups or some places vacant. इन्होंने vacant रखा क्योंकि उस टाइम तक एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो he kept some places vacant, ठीक है। एका सिलिकॉन हो गया भाई साहब, तो ये आप देखो यहाँ पे एका एल्यूमिनियम, एका टाइटेनियम, इन्होंने भाई साहब ऐसे, तो यहाँ पे एका बोरॉन, क्योंकि ये बोरॉन के ग्रुप में है तो यहाँ पे इन्होंने खाली रखा और इसका नाम दे दिया एका बोरॉन, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब यहाँ पे एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, दो एलिमेंट्स को एक पीरियड में डाला हुआ है, तो एक एका बोरॉन हो गया और एक एका एल्यूमिनियम। बोरॉन के साथ जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैच खाएंगी उसको अपन बोलेंगे एका बोरॉन, और एल्यूमिनियम के साथ जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैच खाएंगी उसको अपन बोलेंगे एका एल्यूमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप अगर देखोगे आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साल दर साल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है, ओके। एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम। इसी तरह से यहाँ पे देखो इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है भाई साहब, सिलिकॉन दिख रहा है, ठीक है। तो एका सिलिकॉन, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, एका सिलिकॉन, ठीक है। आगे चल के आपने देखा कि बोरॉन, एका बोरॉन जो था वो बेसिकली एक एलिमेंट बना जिसका नाम था स्कैंडियम। आगे चल के आपने देखा जो एका एल्यूमिनियम था वो आगे चल के बना गैलियम, ठीक है। सो एका बोरॉन which was adjusted by Mendeleev in the periodic table later qualified to become scandium. Similarly, Eka aluminium which was adjusted in the periodic table later qualified to become gallium. समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। इसी तरह से उन्हें एका सिलिकॉन डाला तो ये हो गया आपका जर्मेनियम। आगे चल के ये क्वेश्चन आना ही आना है भाई साहब, हर बार मैंने आते देखा है। एका एल्यूमिनियम, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एका बोरॉन किस ग्रुप में था, बोरॉन के ग्रुप में था, आगे चल के वो क्या एलिमेंट बना, स्कैंडियम बना, जब हमने डिस्कवर किया एक एलिमेंट, ठीक है। एका एल्यूमिनियम किसके ग्रुप में था भाई, एका एल्यूमिनियम किसके ग्रुप में था, एल्यूमिनियम के ग्रुप में था, आगे चल के वो कौन सा एलिमेंट बना, गैलियम, ठीक है। एका सिलिकॉन मेंडलीव ने एक नाम डाल के रखा था, आगे चल के वो क्या बना भाई साहब, जर्मेनियम, ठीक है। सो दिस इज हाउ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, लेटर दे वेर फाउंड टू बी करेक्ट, बाद में चल के देखा कि ये करेक्ट है। प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स, एका बोरॉन भाई साहब क्या बन गया, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, दैट्स हाउ द एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड, ठीक है। व्हेन नोबल गैसेस वेर डिस्कवर्ड लेटर, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई लेटर, दे वेर प्लेस्ड इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो आपके भाई साहब जब नोबल गैसेस को प्लेस किया गया, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भाई साहब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये देखा सजना वायरल चालू है, देखा, ठीक है। नोबल गैसेस भाई साहब आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो नोबल गैसेस को हमने अलग से प्लेस किया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब भाई साहब आपके नोबल गैसेस हो गए, ठीक है, ओके। सो इनको हमने अलग से प्लेस कर दिया पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि देखिए मेंडलीव ने इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं छोड़ा था, जैसे बीच बीच में आपके लिए प्रोविजन छोड़ दिया था, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं छोड़ा था।
लेकिन जैसे ये डिस्कवर हुए इनके लिए अलग से कॉलम में डाल दिया गया हमने, ठीक है। वी एक्चुअली प्लेस्ड अ डिफरेंट कॉलम ऑल टुगेदर फॉर दीज एलिमेंट्स, नोबल गैसेज जो थे। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो एका एल्यूमिनियम मेंडलीव ने जगह छोड़ के रखी थी और उसका नाम डाल के रखा था। बाद में जैसे ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ अपन ने उसको एडजस्ट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो एका एल्यूमिनियम भाई साहब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एका एल्यूमिनियम। तो एटॉमिक वेट अबाउट 68-69 पॉइंट, डेंसिटी इसकी इतनी है। देखो एका एल्यूमिनियम, ये सब मेंडलीव ने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था कि अगर कोई एलिमेंट निकलता है उसका नाम अपन एका एल्यूमिनियम डालेंगे और उसका लगभग औसताना मास कितना हो जाएगा 68। ये मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करके रखा था और एक्चुअली में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका एटॉमिक मास कितना आया 69.72, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल और क्लोज, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने बोला था उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके कि जो ये एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है इन नियर फ्यूचर इट विल हैव अ डेंसिटी ऑफ 6.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और एक्चुअली में गैलियम का कितना मिला 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई साहब, लो है, ठीक है। गैलियम का भी भाई साहब ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, अगर आप गैलियम को अपने हाथ में रखोगे रूम टेम्परेचर वो पिघल जाएगा। एक्चुअली में है वो मेटल लेकिन वो पिघल जाएगा, आपके हाथ का हीट उसको काफ़ी है पिघलाने के लिए। रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ज़्यादा 29 पे ये पिघल जाएगा, ठीक है। ओके, सो देखो लो है और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम। वैलेंसी भाई साहब कितनी है इसकी 3, इसकी भी वैलेंसी 3। मेथड ऑफ डिस्कवरी भाई साहब प्रोबेबली फ्रॉम स्पेक्ट्रम, ये आप नहीं समझ पाएंगे फिलहाल इसको, ठीक है। ऑक्साइड्स, देखो इसका ऑक्साइड क्या बन रहा है, इन्होंने बोला कि अगर कोई एका एल्यूमिनियम हुआ तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा E(A2O3), क्योंकि ये किस में बिलोंग करता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। और बाकी में जब गैलियम हुआ तो गैलियम का फॉर्मूला क्या निकला Ga2O3, ठीक है। जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो गैलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला यही निकला। तो मतलब आपके मेंडलीव ऑलमोस्ट क्लोज थे। He had predicted that an element will have these properties and actually when the element was discovered it did possess the same properties, ठीक है। उसके properties almost same थे, ठीक है। Okay. So this table confirms that predicted elements and discovered elements are similar. इसी तरह से भाई साहब डिमेरिट्स, तो डिमेरिट्स क्या हैं, अभी हर चीज़ का डिमेरिट आपको प्रूव करना है भाई साहब, ठीक है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये सब डोबेनियोस्टाइड्स हैं, ये देखो तिकड़ियाँ थी सोडियम लिथियम पोटेशियम की, ठीक है। ये तिकड़ियाँ हो गई भाई साहब, ठीक है। और कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम की तिकड़ी हो गई भाई साहब ये, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे सल्फर सिलेरियम टेलेरियम ये तिकड़ी हो गई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तिकड़ी हो गई। ये सब क्या थे आपके डोबेनियोस्टाइड्स थे। दीज वेर एलिमेंट्स विच वेर नोन टू मेंडलीव। आपको जो ये वाले कलर दिख रहा है ये उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। और अननोन टू मेंडलीव ये सब जो हैं ये उनके टाइम पे नहीं था, लेकिन इनके लिए इन्होंने जगह छोड़ के रखी थी और अलग अलग नाम दिए रखे थे, एका एल्यूमिनियम, एका बेरियम, ऐसा नाम लिखा एका बोरॉन, सॉरी, ठीक है। सो ऐसे जगह इन्होंने छोड़ दी थी। जैसे जैसे ये एलिमेंट्स डिस्कवर होते हुए गए, ठीक है, उनको भाई साहब एडजस्ट करते गए, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है ये उनके टाइम पे नहीं आया था, ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा एक इनर्ट गैस का कॉलम लग ही गया, ठीक है। दिस वाज एन एक्स्ट्रा इनर्ट गैस कॉलम विच वाज बेसिकली एडेड। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। दीज वेर द एलिमेंट्स विच आर इन ब्लू दैट वेर अननोन टू मेंडलीव। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे जो भी ये है दिस हैज बीन एडेड, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स थे वो मेंडलीव ने डिस्कवर नहीं किए थे, लेकिन मेंडलीव ने इनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से जगह छोड़ी हुई थी, ठीक है। सो दे वर एडजस्टेड एज एंड व्हेन डिस्कवर्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। Hydrogen resembles alkali metals as well as halogens. Therefore, no fixed position is given to hydrogen in the periodic table. तो इसको कोई आज की तारीख में भी हाइड्रोजन की पोजीशन बहुत डिबेटेबल है। तो हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं मिला है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टी वाइज वो एलिमेंट्स मतलब मेटल्स से भी सिमिलर है और वो नॉन मेटल्स से भी सिमिलर है, ठीक है। ओके, ऑल राइटो। सो ग्रुप 7A भाई साहब, isotopes are atoms of the same elements with different atomic mass and therefore should be given different position, ठीक है। तो आइसोटोप्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे समझो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एक आइसोटोप क्या है 35 और दूसरा वाला क्या है भाई साहब 37। आइसोटोप्स आर व्हाट? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number. So what are isotopes बच्चा पार्टी? आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स आर atoms of same element
atoms of same element having same atomic number but different atomic mass। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। जैसे क्लोरीन है, देखो क्लोरीन कैसा आइसोटोप है, 1735 है, और यहाँ पे क्लोरीन कैसा है भाई साहब, 1737 है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। लेकिन आपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो कैसे बनाया है, एटॉमिक मास पे बनाया है। तो ये दोनों डिफरेंट एटॉमिक मास हो गए। तो कायदे से तो देखा जाए कि क्लोरीन को अपने को दोनों अलग अलग टेबल्स में डालना है। ये अगर इधर हुआ तो ये इधर होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा मेंडलीव ने नहीं किया। ठीक है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास एंड देयरफॉर शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। ये डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं हम। तो अगर आप एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट में भाई साहब एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, दे शुड बी केमिकली सिमिलर एंड हेंस दे शुड बी गिवन सेम पोजीशन अमंग अदर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन वाज प्लेस्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, आइसोटोप्स को एक साथ ही डाला। जैसे देखो ऑक्सीजन के भी दो आइसोटोप्स हैं, एक है भाई साहब 16, इसका एटॉमिक नंबर ये है, एक है भाई साहब 18, इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे भाई साहब एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस टुगेदर, एग्जांपल मैग्नीज विच इज़ अ मेटल प्लेस अलॉन्ग विद नॉन मेटल्स। तो आपका देखो यहाँ पे इस ग्रुप में अगर हम देखते हैं, मैग्नीज एक मेटल है और ये ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इनको साथ में डाला गया है, मैग्नीज और ब्रोमीन को साथ में डाला गया है। तो ये सब कुछ खामियां हैं या डीमेरिट्स हैं किसके भाई साहब, आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो पहले तो आइसोटोप्स को हमने अलग से नहीं प्लेस किया है। आप बोल रहे हैं कि आपका फंडामेंटल क्या है, एटॉमिक मास है। अगर एटॉमिक मास को मान रहे तो एटॉमिक मास के हिसाब से आपका प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कहीं कहीं पे इन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक साथ ठूस दिया। सो दीज आर सर्टन डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके। So elements with higher atomic mass were placed before elements with lower atomic mass। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आयरन है 55.9, इसका कितना है 58.9, और इसका कितना है 58.7। आइडियली क्या होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ। लेकिन मेंडलीव ने दो चीज़ें कंसिडर की हैं, आपका जो फॉर्मूला है और ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का, तो उसके हिसाब से इसकी पोजीशन यहाँ पे बनती है। लेकिन एटॉमिक मास तो यहाँ पे वायलेट हो रहा है ना, आपने लोअर एटॉमिक मास को पहले सजाया है, हायर एटॉमिक मास को बाद में। तो यू आर वायलेटिंग योर ओन रूल विच इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने खुद के रूल को यहाँ पे वायलेट किया। देखो इनको इधर इसको रखना चाहिए था, इसको इधर। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनके साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही है और निकल की प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही है। तो निकल की प्रॉपर्टी पैलेडियम या प्लैटिनम के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने प्लेस किया है। लेकिन इस यहाँ पे देखो एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मास वे प्लेस बिफोर एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time, बच्चा।